नमस्कार साथियों। आज हम भौतिक भूगोल के सिद्धांत में विषय भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र से संबंध अन्य समाज विज्ञान संबंध अध्ययन हमने कल किया था और उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं कि भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखा हैं और उनके हर जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे बात आती कि भूगोल की शाखा है, भौतिक भूगोल की शाखा है, तो सीधा तरीका होता है कि ऐसी शाखाएं जो भौतिक भूगोल से संबंध रखती है और प्रादेशिक स्तर पर उसका किस रूप में अवलोकन किया गया और उसके माध्यम से हम कितना समझ सकते हैं, तो वस्तुगत भूगोल के रूप में हम समझते हैं। तो बात यह आती है कि एक रूप में हम देखें कि हम बताएं कि प्रत्येक पहलू का अध्ययन कुछ उपागमों के आधार पर किया गया। इस दृष्टि से अध्ययन के इसके दो उपागम होता है, एक तो गया विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध और दूसरा है प्रादेशिक। विषय वस्तु यानी जो भूगोल की जो शाखाएं हैं, एक तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसके आधार पर कौन सी क्रमबद्ध रूप में है, यानी क्रमबद्ध यानी क्रम एक से बाद दूसरा क्रम तीसरा क्रम, क्रमबद्ध रूप और विषय वस्तु की स्पष्ट जानकारी, उसके बारे में उसकी विशेषताएं, उसकी उत्पत्ति, उसका अवलोकन, उसकी विशेषता का अध्ययन करते हुए, और साथ ही दूसरी है प्रादेशिक यानी वो प्रदेश स्तर पर, मान लो कोई भी प्रदेश है उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी क्रमबद्ध भौगोलिक विशेषता क्या होती है, उसके जो क्षेत्र की सही स्थिति क्या है, उसके आधार पर किस रूप में वर्णन किया। तो इसी आधार पर हमारे दो विद्वान थे, अलेक्जेंडर जर्मन भूगोल वेत्ता थे जो अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट, जिनका जन्म था 1769 से 1859 ईस्वी, द्वारा परिवर्तित था कि उन्होंने बताया कि प्रादेशिक भूगोल का विकास हुम्बोल्ट के समकालीन दूसरे उनके विद्वान थे कार्ल रिटर, यानी रिटर और हुम्बोल्ट दोनों ही विषय वस्तु के साथ प्रादेशिक स्तर पर भी इन्होंने हमको अपना वर्णन दिया। तो साथ ही हम किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उसके बारे में वर्णन समझते हैं। तो कहते हैं कि विषय वस्तु के साथ उसका पूरे विषय स्तर में उसका अध्ययन किया जाता है, वो किस किस रूप में उसको समस्थिति की जाती है, उसका अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि सबसे पहले हमारी बात आती है भौतिक भूगोल की शाखा, यानी भौतिक भूगोल की शाखा है विषय वस्तु या क्रमबद्ध, यानी भूगोल की दो शाखा है, एक तो क्रमबद्ध स्तर पर और एक विषय वस्तु के स्तर पर उसका अवलोकन किया जाता है। तो बात आती है कि सबसे पहले भौतिक भूगोल। अब आपको नाम से परिचय कि भौतिक भूगोल वह भूगोल की शाखा कहलाती है जिसमें भौगोलिक तथ्यों और भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ये सब भौतिक वस्तु से रिलेटेड है और इनका अध्ययन मानव एक धरातल पर रहकर कार्य करता है। तो सबसे पहली बात आती है कि भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान इसका प्रोसेस है, उसके आधार पर ये कहते हैं कि ये भू आकृतियां उनके क्रम विकास से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो अब धरातल में क्या चट्टानें और चट्टानों पर भू आकृति, यानी नाम से भू आकृतियां और उनके क्रम विकास, जो भू आकृतियां बनी है उनका क्रम कैसे हुआ, उनके विकसित रूप होने का क्या कारण है और आगे जाके शिलाकृति वो कैसे बनी, बड़े रूप में, छोटे रूप में और विकसित किस प्रकार, इन संबंधित जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये बोले सबसे पहले चट्टानें, प्राचीन काल में चट्टानें कैसी थी, चट्टानों का उद्भव कैसे हुआ, चट्टानों को किस किस रूप में हमने देखा, चट्टानों की स्थिति कैसी रही, चट्टानें अपर्दन के माध्यम से कौन कौन शिलाकृति बनाती, तो इनका जो अध्ययन किया जाता है वो भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, उसके आधार पर मौसम तथा जलवायु के तत्व। तो मैंने बताया भी था कि मौसम क्या, हल्कापन छोटे अवस्था के लिए, जबकि जलवायु लंबी अवधि के लिए, यानी मान लो अभी सूरज की किरणें आ रही है, थोड़ी देर बाद बारिश का मौसम हो जाए, फिर मौसम से, तो अल्प अवधि यानी छोटी अवधि के लिए मौसम और लंबी अवधि के लिए जलवायु का प्रोसेस किया जाता है। तो जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, उसी के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। तो ये बात तो होगी जलवायु विज्ञान। फिर आता है जल विज्ञान।
अब जल विज्ञान क्या, समुद्र से रिलेटेड, यानी धरातल पर 71% भाग पर जलमंडल विद्यमान है। तो जिसमें समुद्र, नदी, झील, अन्य तालाब, जलाशय स्थित है और उसका मानव साहित्य में उसका विभिन्न प्रकार के रूप में उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है जलमंडल के अंतर्गत। तो फिर बात यही नहीं, फिर ये आगे जाते हैं और उसमें देखते हैं उसके किस रूप में उसका प्रोसेस जारी रहता है। तो इस आधार पर उन्होंने आगे बताया कि भूगोल की कुछ शाखा है जो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। तो सबसे पहली बात आती है भौतिक। अब भौतिक में क्या होता है कि भौतिक, फिर उसके बाद सिद्धांतिक। तो एक होता है भौतिक का अर्थ यानी धरातल पर जो भौतिक रूप में हमें दिखाई देती है, जैसे उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, और उसके साथ मानवीय क्रियाएं, जनसंख्या है, वनस्पति है, मिट्टी है, जलवायु, उसका प्रारूप। उसके बाद सिद्धांत के रूप में। अब सिद्धांत की जब बात आती है तो सब भौतिक तथ्य की हमने बात समझ ली, लेकिन सिद्धांति की दर्शन यानी कोई भी सिद्धांत है, मान लो वेगनर का माध्यमिक विस्तार सिद्धांत, उसके आधार पर इसका क्या प्रोसेस, तो ये सिद्धांत यानी उस दर्शन के रूप में उसको देखना। हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक बड़े फिलोसफर थे, तो वो दर्शन के बारे में जानते थे कि किस रूप में उसको आगे देखें। तो दर्शन के आधार पर कुछ था, कोटेशन थी, तो इससे बहुत रिलेटेड है कि बोले कि आप जब साधारण रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते थे, क्यों मनाते हैं, तो राधा कृष्ण परमहंस की याद मनाते हैं, ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता था उस दिन, लेकिन बोला नहीं, मेरा जन्मदिन मना के और मैं एक शिक्षा के रूप में इसको प्रारंभ करूंगा। तो एक विश्वविद्यालय के बाहर जो अमेरिकन फॉरेन कंट्रीज के विश्वविद्यालय उसमें पढ़ाते थे, तो हर समय उनका नियम था कि हम समय से पहले जाना, समय जितना होता उसके अकॉर्डिंग इतना लेक्चर देना, उसके बाद बाहर निकलना। तो 5 सितंबर को उनका जन्मदिन था, तो वो क्लास में गए, तो क्लास में जाने के बाद बताया कि उनको पढ़ाया, सब कुछ तैयारी कर रखी थी, आज इनका जन्मदिन है, तो बोला नहीं, मैं पहले क्लास पढ़ाता हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर मेरा जन्मदिन है, सबसे हमारा काम है पढ़ाने का, तो हम एक दर्शन के रूप में इसको आगे देखते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम सब मिलकर इसको एक जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए, हम सभी शिक्षक हैं। तो उन्होंने उसी दिन से प्रायोरिटी बनाई थी, ये फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने आगे सोचा, तो ये इसी प्रकार इन्होंने भी आगे चलकर एक बहुत बड़ी बात बताई। तो फिर होता है विधि और तकनीक के आधार पर, ठीक कोई भी अगर क्रमबद्ध सिस्टमेटिक हम अध्ययन करेंगे, यानी कोई भी डेटा कलेक्ट किए, किसी भी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, मान लो समाज में रहकर कोई शादी ब्याह का अध्ययन करते हैं, तो बोला ऐसे शादी होगी, इस प्रकार ऐसे सिस्टमेटिक, उसके बाद ये होगा, उसके बाद रिसेप्शन होगा, फिर गणेश जी बैठे, तो इनका एक पर्टिकुलर सिस्टम बना, उसके लिए एक विधि बनाई थी, उसकी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको हम कंप्यूटर फीड करते हैं, कंप्यूटर फीड करने के बाद उनका इनबाउंड मीटिंग जो भी है उनको प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद उसको आगे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मानव, और मानव उसमें क्या क्रियाकलाप करता है, मानव किस किस रूप में उसको देखता है, मानव की क्या विशेषता होती है, धरातल कैसे कार्य करता है, उसके आधार पर। तो फिर बात यही नहीं आती, फिर सबसे पहली बात आती है आपके सिद्धांतिक रूप में। तो बोला सिद्धांत और दर्शन शास्त्र का बहुत महत्व है कि इसके आधार पर क्या क्या इसकी एक क्रमबद्ध विधि हुई और उसके आधार पर इसका मेन एनालिसिस क्या होना चाहिए। तो बोला है कि भौगोलिक चिंतन, तो दर्शन शास्त्र में क्या हम भौगोलिक चिंतन करते हैं, जैसे मान लो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भौगोलिक चिंतन के बहुत बड़े विद्वान थे, अमेरिकन विद्वान। तो उन्होंने बोला कि वनस्पति ऐसी होनी चाहिए, डेल्टा क्षेत्र ऐसा होना चाहिए, प्राचीन काल में भूगोल की व्यवस्था थी, क्रमबद्ध भूगोल था, सिस्टमेटिक भूगोल था, भारत में इस प्रकार इसका एनालिसिस, विदेशों में हमने घूमने गई, यात्रा की उन्होंने, अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की, सब जगह की, तो उन्होंने उन जगह की स्थिति देखी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे, वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ की प्रोसेस कैसा, वहाँ का ये सारा प्रारूप कैसा है, और इस आधार पर उन्होंने अगला परिचय बताया। फिर बताया मानव पारिस्थितिकी, भू या मानव पारस्परिक क्रिया। तो मानव पारिस्थितिकी मैंने बताया भी था पहले, पारिस्थितिकी क्या होता है कि जैविक और अजैविक दोनों ही क्रिया करके परस्पर और अपना कार्य करते हैं, उसी के आधार पर। तो बोला कि भू या मानव पारस्परिक क्रिया, यानी भू धरातल पर रहकर मानव किस प्रकार पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो कई बार आता है कि एक तो भौतिक प्रदेश क्या होता है, भौगोलिक प्रदेश क्या होता है। तो भौतिक वो प्रदेश होता है, इसमें एनालिसिस कर रहा मानव कि भौतिक प्रदेश वो होता है कि उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, ये भौतिक प्रदेश हो गया, यानी पर्वत, पठार, मैदान, ये जो भी।
उसके बाद भौगोलिक प्रदेश कौन से होते हैं? भौगोलिक प्रदेश इससे सारे रिलेटेड होते हैं, जैसे मतलब उच्चावच ये होते हैं, पर्वत पठार मैदान नदी, लेकिन इसके साथ जनसंख्या, वनस्पति, जल संसाधन, तो दोनों का मिला जुला क्रम होता है, वह होता है मानव और भूमंडल या धरातल पर जो क्रिया होती है पारस्परिक, उससे दोनों चीजें। फिर बात आती है विधि एवं तकनीक। तो विधि एवं तकनीक क्या होता है? सबसे पहले मानचित्र कला। तो मानचित्र कला से पहले मानचित्र का समझना जानना जरूरी कि भौगोलिक तथ्यों की जानकारी एवं किसी क्षेत्र की सही स्थिति को बताने के लिए हम मानचित्र कला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि हमने भौगोलिक तथ्य दे, उससे सही स्थिति कैसी क्षेत्र की, उसके बारे में अध्ययन करना, ये मानचित्र कला कहलाता है। मानचित्र के द्वारा इसका वर्णन किया है। लेकिन फिर बात आती है कि स्पष्ट रूप में हम देखें तो भौगोलिक चिंतन के साथ या नवीन तकनीकों के साथ कि इसमें संकेतों की आवश्यकता होती है, इसमें विभिन्न रंगों की आवश्यकता होती है, इसमें मापने की आवश्यकता होती है मानचित्र कला में, इसके विभिन्न परिदृश्यों में कौन कौन से मानचित्र उनकी, जैसे राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, खनिज मानचित्र, भूखंड मानचित्र, अलग अलग प्रकार के शिलाकृतिक मानचित्र, इनका वर्णन किया है। फिर होता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। ये क्या होती है? तो मान लो किसी हम क्षेत्र में गए और क्षेत्र में जाकर अवलोकन किया कि यहाँ का उच्चावच कैसा है, यहाँ की अक्षांश और देशांतर जो सीमाएं होती है वो कौन सी होती है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक अक्षांश है, कितने डिग्री से कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है, उत्तरी अक्षांश है या मध्य अक्षांश है, जो भी है। फिर यहाँ की वनस्पति की उच्चावच कैसा है, उच्चावच के बाद यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के बाद यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का व्यवसाय कौन कौन सा है, उद्योग धंधे कौन कौन से, यहाँ की जनसंख्या कितनी कृषि क्षेत्र में लगी हुई, कितनी रोजगार में लगी हुई है, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में, कितनी उद्योग के क्षेत्र में, अलग अलग। तो उस क्षेत्र का हमने भौगोलिक सर्वेक्षण किया, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चनर लेके, प्रश्नावली लेके। तो उसमें होता है ये हम प्राथमिक आंकड़ों के द्वारा, द्वितीयक आंकड़ों के द्वारा, ये साक्षात्कार के द्वारा, ये व्यक्तिगत सर्वे के द्वारा, तो सारा एनालिसिस करते हैं हम। उसमें आता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि के द्वारा। तो बात दी कि किस किस रूप में। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने एक और दिया इसी के विधि तकनीक में, मात्रात्मक तकनीक, यानी जिसमें मात्रा की गणना करके उस वस्तु का एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मान लो दो उद्योग है, एक उद्योग गन्ने का है या एक लोहा इस्पात का है, तो दोनों में हम देखेंगे कि सस्ता श्रम किसमें श्रमिक की संख्या कम है, किसमें ज्यादा है, कितना पूंजी निवेश किसमें ज्यादा है, लोहा इस्पात में ज्यादा है, श्रम भी वहां ज्यादा है। तो उनकी दोनों की मात्रा की तुलना की तो मात्रा सबसे ज्यादा किसमें, लोहा इस्पात में। फिर बात आती कि इसके आधार पर इसी में पॉइंट लेते हैं तीसरा, भू संरचना। ये भू संरचना क्या होती है? तो बोला कि ये भौगोलिक तथ्य संबंधित होगी या इससे कोई रिलेटेड उसकी रचना की जाती, तो जिसमें आता है GIS, एक होता है GPS और एक होता है LIS, यानी ज्योग्राफिकल GIS यानी भौगोलिक सूचना तंत्र, GPS ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, और LIS का इसका अर्थ होता है कि इन सभी तथ्यों का वर्णन करना। अब भौगोलिक सूचना तंत्र क्या होता है कि जितने भी आंकड़े उनका संग्रहण करना, जैसे कोई पुल बन रहा है या ब्रिज का निर्माण हो रहा है ऊपर और नीचे से, या फिर कोई इमारत बन रही है, सड़क की रचना हो रही है, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, और उसी के आधार पर इन सब चीजों में स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो उसमें इन सभी क्षेत्रों का एनालिसिस करना और डाटा संग्रहण के रूप में अध्ययन करना, ये तीनों GPS ज्योग्राफिकल जो पोजीशन सिस्टम है या प्रोजेक्शन सिस्टम है, उसके आधार पर इसका वर्णन करते हैं। फिर बात आती है कि इस चीज में किस किस रूप में उसका वर्णन किया जाता है। तो फिर एक चीज और आती है कि अब अंतरापृष्ठ जीव भूगोल क्या होता है। तो अंतरापृष्ठ जीव भूगोल की हम बात करें तो ये सीधा सीधा हम इससे ये तो क्रमबद्ध हो गया, अंतरापृष्ठ भूगोल इसी के साथ संबंधित है। तो सबसे पहली बात होती है इसमें जलवायु विज्ञान,
जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान दोनों एक ही समझे। मैंने बोला समुद्र विज्ञान में महासागर में तापमान कितना होता है, कौन शिलाकृतियां बनती है, उसके आधार पर उसका वर्णन किया था जल विज्ञान से। फिर भू आकृति विज्ञान क्या होता, तो भू आकृति विज्ञान से संबंधित होता है। फिर उसके बाद मृदा भूगोल, तो मिट्टी का सिस्टम कैसे, मिट्टी एनालिसिस किया, मिट्टी किस प्रकार कार्य, मिट्टी की विशेषता होती है उसका एनालिसिस किया। तो फिर उसके बाद आया पादप भूगोल क्या होता है, प्राणी भूगोल, दोनों से एक ही रिलेटेड है। तो पादप भूगोल में पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन किया था, पर्यावरण भूगोल का संबंध माना जाता है कि मैंने बताया भी था कि पर्यावरण भूगोल और पारिस्थितिक, तो पर्यावरण भूगोल और पारिस्थितिक तंत्र भूगोल में क्या होता है, पारिस्थितिक मानव का एक सिस्टम है, मानव की भूकेंद्रीय स्थिति है, मानव जो व्यवसाय करता है, मानव जैविक और अजैविक क्रियाओं के कार्य करता, परस्पर क्रिया करके उसके आधार पर इसका वर्णन किया जाता है। तो बात यही नहीं, फिर बोलते हैं कि एक कोई केंद्र बिंदु इकोसिस्टम होगा, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसा कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रूप में निर्भर है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता अपघटक के रूप में, और वायुमंडल, सूर्य प्रकाश, जल मंडल सबका अलग अलग होगा इस रूप में। फिर बात आती है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या बस्ती भूगोल और आर्थिक भूगोल। अब कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, इन समाज में रहते हमारे रीति रिवाज कैसे, हम संस्कृति कैसे होती, हम किस रूप में उसको अपनाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जनसंख्या बस्ती, अब जनसंख्या बस्ती का बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो जहाँ जनसंख्या होगी वो बस्ती क्या अत्यंत आवश्यक होगी। जनसंख्या कहाँ रहेगी, यानी आज प्रति व्यक्ति दर की जन्म ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं आगे, इस रूप में कैसा अवलोकन होगा, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि जिस जिस रूप में हम उसकी परिस्थिति का अंतर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो एक बस्ती के रूप में। फिर बोला इतिहास के रूप में कैसा, राजनीतिक रूप में, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में। फिर ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषि का व्यवसाय, कृषि किस प्रकार होती है, कृषि के रूप में हम कैसे कार्य करते हैं। फिर पर्यटन के क्षेत्र में कैसा देखते हैं कि टूरिज्म की व्यवस्था अच्छी हुई क्या नहीं, इस रूप में। तो फिर बोलते हैं कि जितने भी अवसंरचना हुई इसमें औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार, परिवहन हुआ, सेवाएं, कौन सी सेवाएं दे रहे हैं, प्राथमिक सेक्टर में या अलग अलग सेक्टर में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में, चतुर्थ में, पंचम में। तो ये इस रूप में अलग अलग हमें बताई जा रही है। तो फिर बात आती है कि क्रमबद्ध भूगोल। अब क्रमबद्ध भूगोल की हम बात करते हैं तो स्थिति है कि भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर समझा, मृदा भूगोल मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया में बताया, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता कैसे होती है, उसके प्रयोग के आधार पर। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब दूसरा आता है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की हम बात करते हैं तो मानव भूगोल में मानव प्राचीन काल से आर्थिक क्रियाओं में परस्पर निर्भर रहा है और प्राचीन काल से आर्थिक क्रियाएं करता रहा है और धरातल पर रहकर भौतिक क्रियाओं को भौगोलिक रूप में परिवर्तित करता है। वो मानव भूगोल की क्रिया से ही प्रारंभ होता है, अर्थात मानव भूगोल का धरातल पर रहकर सबसे अधिक कार्य किया जाता है, यानी मानव के द्वारा जो भी धरातल पर रहकर कार्य किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। तो उसमें पहला है सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। अब इसके अंतर्गत क्या है, समाज, प्रदेश की स्थानीय प्रदेश, गत्यात्मक स्तर, डायनेमिक, समाज के योगदान में निम्न सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है कि कौन से सांस्कृतिक तत्व है उसका अध्ययन किया जाता है उस रूप में। फिर दूसरा है जनसंख्या अधिवास भूगोल। तो जनसंख्या अधिवास भूगोल क्या होता है कि विश्व में ये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और प्रकाश प्रवास। यानी हम बात करें तो ये भूगोल के ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में अधिवास की बात करते हैं। सबसे पहले अधिवास की जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि होगी वहाँ अधिवास होंगे और उसके आधार पर उनका वितरण कैसा है, उनकी वृद्धि कैसी हो रही है, उनका घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है और उसके आधार पर उसका साक्षरता कितना प्रतिशत आ रही है। और उसके बाद प्रवास और अप्रवास, यानी प्रवास का अर्थ है एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। उसमें अंतर्राज्यीय प्रवास भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके रूप में। तो बात आती है फिर उसमें कि किस प्रकार में आर्थिक भूगोल के बारे में वर्णन करते हैं। व्यवसाय सरना के आधार भूगोल का अधिवास का वर्णन किया करते हैं, उसके आधार पर उसकी रूप में नगरीय अधिवास का वितरण किस प्रकार हुआ, अन्य विशेषताओं किस प्रकार उसकी स्थिति हुई। तो फिर आता है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल की हम बात करते हैं
हमारा मेन बिंदु है आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक भूगोल। और ये मानव की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? अब मानव धरातल पर रहकर आर्थिक क्रियाएं करता है, और आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी? सबसे पहले उद्योग आता है कृषि। कृषि के बाद हमारा उद्योग, उद्योग के बाद पर्यटन, पर्यटन के बाद व्यापार, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व और सेवाओं का अध्ययन कहता है। अवस्थापना की संबंधित होती है, यानी कुछ जगह ऐसे बिंदु आते हैं, हम उसको किसी दूसरी जगह पर लाकर उसकी स्थापना कर देते हैं, तो वो अवस्थापना संबंधित जो बिंदु होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी सेवाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। तो ये जिस रूप में उसका अध्ययन किया था। तो फिर दूसरा था ऐतिहासिक भूगोल। उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो क्षेत्र में संगठित होते हैं, जो कि क्षेत्र में संगठित होते हैं, और प्रत्येक प्रदेश वर्तमान में स्थिति आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों पर गुजरता है, और भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी रूप में हम ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, और साथ साथ उसका वर्णन भी हम करते हैं। तो फिर बात आती है राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल क्या है? तो राजनीतिक भूगोल के अंदर क्या करते हैं कि ये क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि देखता है। कोई भी क्षेत्र है और राजनीतिक घटना कि भाई यहाँ सीमा है, सीमांत है, उसके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है, और किस किस रूप में उसको प्रोसेस जारी रहता है। तो ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में देखते हैं सीमा, जैसे निकटतम पड़ोसी, इकाइयों के मध्य भूमिहीन संगठन, निर्वाचन क्षेत्र। अब इसमें क्या देखते हैं? कोई भी क्षेत्र है, अब राजनीति में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ मतदान प्रक्रिया हुई नहीं हुई, कितने मतों से विजयी हुए हैं, कौन कौन से विधानसभाएं, राज्यसभाएं, लोकसभाएं, ये कितनी सीटें होते हैं, मतदान प्रणाली का कितना प्रतिशत रहा, उसके आधार पर। तो ये कहते हैं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण होता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक विभाग को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा, और उसकी एक रूपरेखा के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। तो उसके बाद आती है कि भूगोल की प्रादेशिक उपक्रम के आधार पर, यानी प्रदेश के अध्ययन के आधार पर। तो प्रादेशिक अध्ययन क्षेत्र में क्या होता है कि हम भूगोल प्रादेशिक अध्ययन मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, यानी बड़े स्तर पर, मध्य स्तर पर और छोटे स्तर पर। फिर उसके बाद प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना बनाते हैं। तो प्रादेशिक विश्लेषण किसके आधार पर करेंगे? यानी प्रादेशिक योजना के आधार। प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश की विशेषण के अनुसार, और फिर प्रादेशिक योजना बनाकर, और योजना के आधार पर देश और ग्रामीण की योजना, यानी हमारे देश है, देश में कितने ग्रामीण है उनकी योजना बनाएंगे। उसके बाद शहरी योजना, इनके आधार पर इसका वर्णन हम करते हैं। तो फिर उसके बाद ये आपका दर्शन, भौगोलिक चिंतन, ये हमने पढ़ लिया। भूमि मानव अंतःक्रिया, विधि तंत्र, सामाजिक संगणक, परिणात्मक तकनीक, सांख्यिकी, भूसाहित्य सर्वेक्षण क्या होता है, भूसंधारण तकनीक क्या होते हैं, दूर संबंधित तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति, जीपीएस, ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम। तो ये सब हमने इसको पढ़ लिया। उसके बाद आता भौतिक भूगोल और इसका महत्व। तो बात यही नहीं, तो कहते हैं कि भौतिक भूगोल का इसमें कोई महत्व है क्या? तो बोला पुस्तक का शीर्षक विषय क्षेत्र के अनुसार चलता है कि किस किस रूप में भौतिक भूगोल की शाखाएं चलती है। तो भौतिक भूगोल में इन्होंने अच्छा प्रतिबंध किया कि भूगोल की, भौतिक भूगोल में भूमंडल। अब भूमंडल पर क्या है? भूमंडल हम सभी चीज देखते हैं। तो सबसे पहले की भू आकृतियां, कौन कौन सी आकृतियां, इसला करती हैं। प्रवाह, यानी अफवाह तंत्र धरातल पर कितना है, वहाँ का उच्चावच कैसा है, वहाँ की स्थिति कैसी, कितना मैदानी क्षेत्र है, कितना पर्वतीय क्षेत्र है, कितना पठारी क्षेत्र है। फिर आता वायुमंडल, वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल की स्थिति कैसी है, तो इसकी बनावट, इसकी संरचना, इसके तत्व, मौसम और जलवायु कैसा है, फिर तापमान कैसा है, वायुदाब कैसा है, लंबवत वायुदाब, क्षैतिज वायुदाब, वर्षा कैसी होती है, वर्षा कौन कौन से प्रकार है, जलवायु के कितने प्रकार होते हैं, जलमंडल, समुद्र, सागर, गीले तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व, जैवमंडल, और जैवमंडल में जैव के रूप में मानव स्वरूप तथा वृद्ध, उसके पोषक प्रक्रम कैसे क्या क्या है, जो हम जैव भूगोल पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। तो उसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक दूसरे को किस प्रकार वो भक्षण करते हैं। फिर उसके बाद पारिस्थितिक प्रचलन क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो और फिर उसके बाद मिट्टी, तो मिट्टी या मृदा निर्माण की प्रक्रिया संबंधित होती है, और किस किस रूप में उसका प्रयोग। तो कालावधि के अनुसार मिट्टियों के प्रकार और मिट्टी किस रूप में परिपक्व होती है, और उसका प्रोफाइल के साथ उसका विकास कैसे होता है। तो मानव के लिए प्रत्येक संबंधित है, और उसी के आधार पर
उसी के आधार पर हम देखते हैं तो एक आकृति प्रदान करते हैं कृषि कार्य के लिए, जबकि 18 वन खनिज संपदा के लिए, वनों के लिए, पर्यटन क्षेत्र के लिए, विभिन्न प्रतिरूपों के लिए, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कृषि करना, कृषि के साथ साथ अनेक प्रकार की जो क्षमता होती उसके आधार पर उसका वर्णन करते हैं। फिर ये सभी हमारे मूल रूप से मानव जीवन के भोजन, वस्त्र, इनकी सभी की कल्पना करते हैं, उसके आधार पर इसका विकास किया जाता है। तो लेकिन ये सभी क्या किस पर निर्भर करते हैं? तापमान, वर्षा और वनों पर। तापमान कैसी है, वर्षा कितनी हो रही है, वनों का घनत्व कितना है, कौन से वन ज्यादा समय के साथ पर्याप्त मात्रा में वनों से उत्पादन हो रहे हैं, वनों से प्राप्त वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही है, और वर्षा की कितनी मात्रा है उसके आधार पर। वर्षा भूमिगत और जलधारक की मात्रा कितनी होती है, और कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है, जल भंडार कितना, समुद्र का अध्ययन करते हैं, मछली एवं समुद्री अन्य संसाधन, जो समुद्र तट है वहाँ पर मछली का व्यवसाय कैसे हो रहा है, वहाँ से मत्स्य पालन के रूप में हमें क्या क्या सुविधा मिल रही है, और उसके आधार पर उसका हम वर्णन करते हैं। भोजन के अतिरिक्त खनिजों से भी दृष्टि से भी संपन्न है। भोजन के अतिरिक्त जो भी है खनिज है, अंदर संसाधन के रूप में अभ्रक, कोयला, मोती, चिक्का मिट्टी, बलुई मिट्टी, इसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। और इसी रूप में हम इसको आगे देखते हैं। तो एक समुद्र तल से जो मैग्नेटिक पिंड, नोड्स होते हैं, और नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधन के रूप में, और भूगोल के रूप में एक प्रादेशिक अध्ययन पर किया जाता है। तो ये बताया कि भूगोल क्या है। तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना। तो भूगोल का उद्देश्य क्या है कि धरातल की प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर, प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उसका वर्णन करना, यानी प्रदेश में कौन कौन से ऐसे सिस्टम है या लक्षण दिखाई जाते हैं उसके आधार पर उसका वर्णन करना, और क्षेत्र के साथ उसकी स्थिति करना, वो रिसर्च हार्टसॉन ने बताया। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप, भूगोल क्या करता है, धरातल पर जो कार्य करने वाले जो तत्व होते हैं उनके रूप में उसका संबंधित तत्वों में भिन्नता प्रकट कर एक नया प्रारूप देते हैं, वो क्या कहलाता है, भूगोल के धरातल के कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके आधार पर। तो ये हमारा जो चैप्टर है जो फर्स्ट है वो आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।